So guys, welcome back to our own channel Books Review. So in this video हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर फिजिक्स फॉर क्लास 10th ICSE 2025 बोर्ड एग्जामिनेशन। लास्ट वीडियो में हमने केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करा था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स को डिस्कस करने वाले हैं और इसी के बाद बायोलॉजी, हिस्ट्री, सिविक्स एंड देन ज्योग्राफी और जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उन सब का वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेगा। फिजिक्स काफ़ी बच्चों को पसंद नहीं होती लेकिन ज़्यादातर को पसंद होती है। तो फिजिक्स में काफ़ी सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जिनका वेटेज एग्जामिनेशन में काफ़ी हाई रहता है। अगर आपने अभी तक PYQs नहीं देखे, प्रीवियस ईयर पेपर्स को नहीं देखा है, तो आपको इसका अनुमान नहीं होगा कि कौन-कौन से चैप्टर्स कितना वेटेज रखते हैं। हमारे क्लास 10th ICSE की सिलेबस में जो यूनिट्स हैं वो फोर्स, वर्क, पावर, एनर्जी, लाइट, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, हीट एंड मॉडर्न फिजिक्स है। इसमें से सबसे ज़्यादा वेटेज इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म एंड फोर्स, वर्क, पावर एंड एनर्जी का होता है। ये एक ऐसे चैप्टर्स हैं जिनसे आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर आप ये स्ट्रॉन्ग कर लें। और जो क्वेश्चंस होते हैं वो ज़्यादातर जो पहले आ चुके हैं वही रिपीटेड नेचर के रहते हैं, लेकिन थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में वो नए क्वेश्चंस बनाते हैं कभी-कभी। चैप्टर नंबर 1 है फोर्स। सो फोर्स चैप्टर में आपके ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं वो टॉर्क बैलेंस से आते हैं, जहाँ पे आपको टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स जो टॉर्क होता है उसके मोमेंट ऑफ फोर्स का जो कॉन्सेप्ट रहता है उससे आपको एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क और क्लॉकवाइज टॉर्क का जो समीशन रहता है यानी सम रहता है उसको इक्वेट करना होता है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है। इसमें बेटर यही रहेगा कि आप अपने बुक के एग्जाम्पल सबसे पहले अच्छे से कर लो, क्योंकि एग्जाम्पल जितने आपकी बुक में दिए हैं वो काफ़ी अच्छे लेवल के दिए हुए हैं और एक्सरसाइज जो दी है वो भी काफ़ी अच्छे लेवल की दी हुई है। अगर आप इतना ही कर लेते हो तो आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसने वाला। लेकिन अगर आपको थोड़ी और प्रैक्टिस के लिए कोई सोर्स चाहिए है, then you can refer the question bank of Gurukul by Ostwal. So these question bank cover chapter wise and category wise questions एंड इसका रिव्यू हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपको इसका डिटेल्ड रिव्यू देखना है तो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी इसकी दे दूंगा। इस बुक में आपको हर टॉपिक के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और कैटेगरी वाइज डिवाइडेड है, जैसे फिगर बेस्ड क्वेश्चन अलग है, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन अलग है। एंड सिंस अब अक्टूबर एंड होने वाला है, नवंबर स्टार्ट होने वाला है, तो आपको सैम्पल पेपर्स भी साथ ही साथ कर लेने चाहिए। अगर आपने अभी तक क्वेश्चन बैंक नहीं करी है तो आप क्वेश्चन बैंक के साथ साथ ही सैम्पल पेपर्स को भी कर सकते हो। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से करना है। एंड फॉर सैम्पल पेपर्स सेम गुरुकुल बाय ओसवाल के जो है वो इस समय तो मार्केट में बेस्ट चल रहे हैं। काफ़ी सारे पब्लिकेशंस के आते हैं बट आई थिंक दैट गुरुकुल बाय ओसवाल के जो सैम्पल पेपर्स है वो और लोगों से बेहतर है, क्योंकि एरर्स एक तो इसमें सबसे कम है और जो क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस इन्होंने रखा है वो काफ़ी अच्छा रखा है। ये नहीं कि बिल्कुल आसान क्वेश्चन रख दिए और ये भी नहीं कि बिल्कुल टफ क्वेश्चन रख दिए हो। क्वेश्चन बैंक एंड 61 सैम्पल क्वेश्चन पेपर इन दोनों की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ज़रूर से एक बार चेकआउट कर लेना। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आता है। इसमें आपको एक जो टेबल दिख रही है इससे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है। वो आपसे पूछता है कि सॉलिड कौन और हॉलो कौन, इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास रहता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहता है, वो कहाँ लाई करता है। ज़्यादातर वो एग्जाम में यही पूछता है। क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर वाले देखना, उसमें आपको मिलेगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो डिफरेंस रहता है ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछता है। आपको कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्ट बस डेफिनेशंस को याद रखना है और डेफिनेशंस एग्जाम्पल्स आप याद रखोगे तो दैट इज़ इनफ। इससे ज़्यादा आपसे इसमें क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अब हम लोग सेकंड चैप्टर वर्क, एनर्जी एंड पावर को देखते हैं। तो वर्क, एनर्जी एंड पावर में जो आपको वर्क का फॉर्मूला दिया है एफ एस कॉस थीटा, इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलता है कि आपको थीटा एंगल दे देगा, फोर्स दे देगा, डिस्प्लेसमेंट दे देगा और आपको वर्क डन निकालना पड़ता है। नेगेटिव वर्क डन और पॉजिटिव वर्क डन में आपको अंतर आना चाहिए समझ में। और डिस्प्लेसमेंट से ही वर्क डन होता है, अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो वर्क डन नहीं होगा। इस चीज़ की अच्छी क्लैरिटी आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी W इज इक्वल टू mgh, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। पावर का जो फॉर्मूला है P इज इक्वल टू W/T, वर्क डन डिवाइड बाई टाइम टेकन। इसके ऊपर भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। देन पावर के ऊपर भी, इसमें डायरेक्ट आपको बस याद रखना है कि एक हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं, डायरेक्ट इसी के ऊपर क्वेश्चन आता है। इसमें कोई न्यूमेरिकल वो हॉर्स पावर या फिर अर्ग्स के ऊपर नहीं बनाते, बट आपको यूनिट्स पता होनी चाहिए, दैट इज यू नीड टू नो। एंड डिफरेंस बिटवीन एनर्जी एंड पावर, ये बहुत पूछा जाता है। मैं आपको वो टॉपिक बता रहा हूँ जिसको आप छोड़ के नहीं जा सकते। काफ़ी बच्चे होते हैं पूरा चैप्टर छोड़ के चले जाते हैं, वो गलत करते हैं। पूरे चैप्टर में कुछ ऐसे पॉइंट्स रहते हैं जिससे क्वेश्चन बहुत बार आ रहा है। तो आप एनर्जी एंड पावर के जो डिफरेंस इसको ज़रूर से करके जाना, ज़्यादातर एग्जाम्स में देखा गया है कि पूछा जाता है।
डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में जो यहाँ पे आपको कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अदर फॉर्म दिया है, इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जो यहाँ पे 2.13 आपकी बनी हुई है ये डायग्राम, इस डायग्राम से ये समझ लीजिए पिछले 10 साल में बहुत क्वेश्चन आए हैं। आपको वो कह देंगे कि अ लाउड स्पीकर कन्वर्ट्स डैश एनर्जी इनटू डैश एनर्जी, तो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड में कन्वर्ट कर रहा है। बस इसी तरीके के सिंपल क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बिलीव मी अगर आप पढ़ के नहीं जाओगे एग्जाम में आपको क्लिक नहीं करेगा। आसान लग रहा होता है लेकिन होता नहीं है। देन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसमें आपको नॉर्मल से क्वेश्चन ही पूछता है, डायरेक्ट ये तो कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट अगर आपको आता है तो आप कर लोगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। देन चैप्टर 3 मशीन्स, मशीन्स में डायरेक्ट आपसे मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला, ये बहुत बार पूछा जाता है। वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला, ये आपको एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछने को मिला है। देन लीवर्स के जो एग्जांपल्स हैं वो आपको आने चाहिए। लीवर के एग्जांपल्स बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि फर्स्ट क्लास लीवर है, सेकंड क्लास लीवर है, थर्ड क्लास लीवर है। तो बस एग्जांपल के तरीके से अगर आप इसको करके जाओगे तो आपको समझ आ जाएगा। और जो ह्यूमन बॉडी में इसके एग्जांपल्स होते हैं लीवर के, वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे 3.7 जो है इसको टिक करने ना अपने बुक में, इसका एग्जाम्पल बहुत पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा बार आपके बोर्ड में देखने को मिलेगा कि आपको एग्जाम्पल पूछता है कि कोई भी क्लास के लीवर क्या है जो ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है, उसका कौन सा क्लास का लीवर है और क्या एग्जाम्पल है, वो आपसे एग्जाम में पूछता है। तो आपको ये आना चाहिए। देन इस चैप्टर का जो हार्ट है पुली, इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत आता है। पुली की तो प्रैक्टिस आप ज़्यादा से ज़्यादा करो। जो मैंने आपको क्वेश्चन बैंक बताई है उसके अंदर पुली के बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, और मेरा यही मानना है कि आपके आगे आने वाले साल में उसी ही बुक से क्वेश्चन काफ़ी बार उठाए जाएंगे। तो ज़रूर से उस बुक के जो क्वेश्चंस हैं पुली के वो ज़रूर कर लेना। इसमें मैकेनिकल एडवांटेज जैसे फिक्स्ड पुली एक रहती है, वन फिक्स्ड पुली एंड अदर मूवेबल पुली। इसमें जो मैकेनिकल एडवांटेज रहता है वो रहता है 2 टू द पावर n, वेयर n इज़ द नंबर ऑफ मूवेबल पुलीज। तो ये जो है आपको याद होना चाहिए, इसी के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। पुली बनाने को वो दे देता है, तो पुली आपको पता होनी चाहिए। आपको ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम बनाने को कहता है 5 पुलिस के लिए, तो वो आपको अगर आता है तो आप कर लोगे, अगर नहीं आता तो फिर तो नहीं होने वाला। देन इसके बाद हमारी ऑप्टिक्स शुरू हो जाती है। लाइट वाला जो यूनिट है, चैप्टर 4 रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सर्फेसेस। इसमें जो बेसिक रिफ्रैक्शन की कंडीशंस होती है कि रेयरर से डेंसर जाने में जो लाइट रे है वो टूवर्ड्स द नॉर्मल होती है या फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल होती है, बेसिक चीज़ें वही इसमें बस पूछता है इस पोर्शन में से। तो देन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में आपको साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये भी काफ़ी बार पूछता है। स्नेल्स लॉ इसको कहते हैं, बहुत बार एग्जाम में इसके क्वेश्चन आए हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के आपको क्वेश्चन पूछता है, वो आपको रिलेटिव इंडेक्स बनाना पड़ता है, रिलेटिव टू समथिंग। देन कंडीशन फॉर अ लाइट रे टू पास अनडेविएटेड, कोई भी दो कंडीशन पूछता है, वैसे दो ही कंडीशन आती हैं इसमें, तो ये दो कंडीशन में से आपको दोनों ही पूछ लेता है अगर पूछता है तो। एक तो कभी नहीं पूछी आज तक, 2018 में दोनों ही पूछी थी और 19 में भी फिर दोनों ही पूछी। देन प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, इसके ऊपर तो क्वेश्चन इतना नहीं आया है एग्जाम में। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, इसका आपको प्रैक्टिकल स्कूल में कराया गया होगा, इससे क्वेश्चन नहीं आता है ज़्यादातर। इसके बाद रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, आपको बनाना पड़ता है डायग्राम। आधा बना आता है डायग्राम, जैसे इंसिडेंट रे आपको मिल जाएगी क्वेश्चन पेपर में, देन आपको ये बनाना पड़ेगा। इसका एग्जाम्पल भी आपकी बुक में काफ़ी अच्छी तरीके से इन क्वेश्चंस में दिया हुआ है। ये जो आपको एग्जाम्पल्स देख रहे हो, ये एग्जाम्पल बहुत बार एग्जाम में पूछे गए, डायरेक्ट पूछे गए, तो इन सबको अच्छे से करके जाना। देन सिंपल एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। एपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ के ऊपर क्वेश्चन आता है इसमें कि पानी के नीचे एक सिक्का या कॉइन आपका नीचे रखा है, ऊपर से हम उसको देख रहे हैं, उसकी जो रियल डेप्थ है वो आपको दे देगा और आपसे एपरेंट डेप्थ पूछेगा। तो बेसिक क्वेश्चन है, फॉर्मूला भी अगर आपको याद होगा तो कर ले जाओगे। देन क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, डायरेक्ट डेफिनेशन की बहुत बार पूछता है एग्जाम में। देन आपको जैसे इसमें बताया गया ये वाले में, टू डेविएट अ रे थ्रू ऑफ लाइट थ्रू 90 डिग्री, प्रिज्म के केस में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपको जज करना होता है कि होगा या नहीं होगा। कब होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? जब आपका जो इंसिडेंट एंगल है वो क्रिटिकल एंगल के ज़्यादा हो, बराबर होगा तो ग्रेजिंग इमरजेंस हो जाएगा, यानी रे उसी के सरफेस से निकल जाएगी।
तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब ये तो आप प्रैक्टिस के साथ ही कर पाओगे। एग्ज़ाम्पल्स जितने दिए हैं वो कर लेना, तो आपका अच्छा हो जाएगा। देन रिफ्रैक्शन थ्रू अ लेंस, इसके अंदर जो फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ लेंस है और लेंस फार्मूला, इसके ऊपर क्वेश्चन ज़्यादा आता है। ये जो आपको टेबल दी हुई है, रिलेटिव पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज इन कॉनकेव लेंस और ये कॉन्वेक्स लेंस के केस में, इन दोनों टेबल को करके चले जाना अच्छे से, 90% क्वेश्चन बन जाएगा। 10% क्वेश्चन कहाँ से आता है? 10% क्वेश्चन आता है आपका साइन कन्वेंशनल लेंस फार्मूला से। यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है, तो इसको भी करके जाना अच्छे से। पावर ऑफ लेंस भी ज़रूर से करना। मैग्नीफाइंग ग्लास एंड एप्लीकेशन ऑफ लेंसेज, इसके एग्जांपल्स ज़्यादा देखे नहीं गए आजकल। मैग्नीफाइंग पावर के ऊपर भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिला है हमें ज़्यादातर, लेकिन एप्लीकेशन ऑफ लेंस में जो पॉइंट नंबर 3 है, नोटिस करोगे अगर आप पीवाईक्यू करे होगे, इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत आ रहा है। आपको वो हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया, इसके ऊपर डिफरेंस पूछता है, या फिर पूछता है इसको करेक्ट कैसे करेंगे। इसमें जो पॉइंट नंबर 3 है, hypermetropia, inability to see nearby object, and myopia, inability to see far away objects, इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत पूछता है वो, और इसको करेक्ट करने के लिए भी चीज़ें आपसे पूछता है कि कौन सा लेंस यूज़ करेंगे। तो डेफिनेटली पॉइंट 3 को अच्छे से पढ़ के जाना। बाकी ये जो है एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, इन सब की ज़रूरत नहीं है करने की, ना इन सबको करने की ज़रूरत है। चैप्टर नंबर 6 स्पेक्ट्रम, इसमें मैं ज़्यादा कुछ बताऊंगा नहीं क्योंकि पूरा याद करने वाला है। इसमें कुछ भी नहीं ऐसा है कि बताने लायक को, पूरा याद करने वाला है। जो डिस्टिंक्शन दिया हुआ है आपको अल्ट्रावायलेट, विजिबल एंड इंफ्रारेड का, इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना, लेकिन एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से याद होने चाहिए। देन चैप्टर नंबर 7 साउंड, साउंड से जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो काफ़ी अच्छे बनते हैं। डिफ़िकल्ट भी बन जाते हैं कभी कभी, ऐसा नहीं है कि हमेशा आसान बनते हैं, डिफ़िकल्ट भी बन जाते हैं, लेकिन अच्छे एग्जाम्पल्स बनते हैं इससे। ये भी आप पूरा करके जाना। न्यूमेरिकल्स जितना होता है ना, न्यूमेरिकल सब करके जाया करो। इसके बाद ये जो डैम्प्ड और नेचुरल वाइब्रेशन है, इसका ये जो ग्राफ है ये वाला, ये बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। एक दो बार नहीं, बहुत बार पूछा गया, एमसीक्यू में बहुत बार आता है। ग्राफ दे देगा, आपसे पूछेगा कौन से तरीके का वाइब्रेशन है, तो ये सब अच्छे से करके जाना। देन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ साउंड इन देयर सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव नेचर, इसमें जो डेफिनेशंस दी है और फैक्टर्स अफेक्टिंग है, सिर्फ वही आप इसमें करके जाना। 2-3 फैक्टर याद कर लेना और जितनी डेफिनेशन है उनको बहुत अच्छे से याद कर लेना। बिलीव मी, इसके ज़्यादा, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। ये जो डेफिनेशन ये जो दी हुई है लाउडनेस एंड इंटेंसिटी की, इस डेफिनेशन को याद करो। देन फैक्टर्स अफेक्टिंग द लाउडनेस ऑफ अ साउंड, दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट यू नीड टू लर्न। इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। पिच में भी सेम यही काम करना है, क्वालिटी ऑफ साउंड में भी यही सब काम करना है, पूरी यूनिट में ये वाले में यही काम करना था। देन करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें से 4 न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जाते हैं एटलीस्ट, 4 से 5 न्यूमेरिकल एग्जाम में, और 4 एक्सटर्नल रजिस्टर से ज़्यादा ये एग्जाम में नहीं लगाएंगे। ये मत सोचना कुछ कुछ किताबों में भर भर के रजिस्टर दिए होते हैं, फालतू के क्वेश्चन दिए होते हैं, मत करो वो सब। 4 एक्सटर्नल रजिस्टर से ज़्यादा नहीं लगाएंगे इसमें, ये उन्होंने सिलेबस में मेंशन करा हुआ है। इस चैप्टर में जो फॉर्मूलेज है उसको अच्छे से कर लेना, लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो आपका जो इसमें सेकंड वाली यूनिट है, ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, टर्मिनल वोल्टेज एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल एंड कॉम्बिनेशन, इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत आते हैं। इसको बेस्ट जो प्रिपेयर करने का तरीका वो इसके एग्जाम्पल्स हैं। इसका जो एग्जाम्पल नंबर 1 है और एग्जाम्पल नंबर 16, यहाँ तक जितने एग्जाम्पल्स है बहुत अच्छे से करके चले जाना, 2-3 बार एटलीस्ट कर लेना, कोई क्वेश्चन आपका फंसेगा नहीं, बड़ा आसान पड़ता है इसको करना, फिर इसको अच्छे से करके जाना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर, वही फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर, फॉर्मूला अच्छे से करके जाना, एग्जाम्पल्स करके जाओ, काफ़ी है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लोगे तो और बेटर है, नहीं करोगे तो भी चलेगा। हाउस होल्ड सर्किट थ्योरी वाला चैप्टर है, ज़्यादा कुछ इसमें पूछा नहीं जाता है। असेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ हाउस वायरिंग में जो फ्यूज़ है, फ्यूज़ के ऊपर क्वेश्चन बहुत आ रहा है, फ्यूज़ को तो अच्छे से करके जाना। और इसमें एक स्विच का डायग्राम बना होता है, ये सॉकेट एंड 3 पिन प्लग, इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत आता है कि आपको अर्थिंग, न्यूट्रल और लाइव वायर, इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है, तो इसको ज़रूर से करके जाना। डायरेक्ट डायग्राम दे देगा और आपसे कहेगा कि इसको हम किस में अटैच करेंगे, तो उसके लिए ये पता होना चाहिए कि ऊपर वाला अर्थिंग के लिए होता है, ये न्यूट्रल के लिए होता है, लाइफ के लिए होता है। तो जो पिन का भी है
जो अर्थिंग वाला है वो अर्थिंग में लगेगा, न्यूट्रल वाला न्यूट्रल में और लाइव वाला लाइव में। बस ये पता होना चाहिए, इसमें इतना ही आ रहा है। देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आता है, ये भी बहुत बेहतरीन चैप्टर है। इसकी थ्योरी जो है वो बहुत अच्छे से करना। इसकी थ्योरी में क्वेश्चन जो बनता है वो असर्शन रीजन बन जाता है एग्जामिनेशन में, एमसीक्यू में। देन थ्योरी के पर्पज से कंपैरिजन ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विद अ परमानेंट मैग्नेट, ये जो आपको दिया है इसमें, ये अच्छे से करके जाना। देन फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड एंड इट्स एप्लीकेशन इन डीसी मोटर। इसमें जो फोर्स का आपको दिया हुआ है फॉर्मूला, इसमें लिखा है फोर्स इज इक्वल टू IBL, इसका कि साइन थीटा और लगा लेना, इनकम्प्लीट फॉर्मूला है ये। देन डीसी मोटर तो एग्जाम में इतनी नहीं पूछी जा रही है। देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड इट्स एप्लीकेशन टू AC जनरेटर एंड ट्रांसफार्मर। इसके बाद ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर में जो बेसिक टर्न रेशियो रहता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। वर्किंग के ऊपर भी कभी कभी पूछता है, लेकिन जो इसमें फॉर्मूला दिया है इसके ऊपर क्वेश्चन ज़्यादा आ जाता है कि I इन प्राइमरी अपॉन I इन सेकेंडरी इज इक्वल टू E इन सेकेंडरी अपॉन E इन प्राइमरी। इसके ऊपर क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। चैप्टर नंबर 11, कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री में जो इसमें आपके एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक तो ये जो डिफरेंस दिया है क्या हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के ऊपर, ज़्यादातर वो ये पूछता है कि मटेरियल के ऊपर कौन डिपेंडेंट है और कौन डिपेंडेंट नहीं है। बस इसी के ऊपर क्वेश्चन बार बार कर आता है एग्जामिनेशन में। देन चेंज ऑफ फेस स्टेट एंड लेटेंट हीट, इसमें जो एग्जांपल्स दिए है वो बहुत बढ़िया तरीके के एग्जांपल दिए। जो ग्राफिकल क्वेश्चन है बहुत पूछा जा रहा है एग्जाम में, ग्राफिकल क्वेश्चन अच्छे से करके जाना। ग्राफ के जरिए आपसे न्यूमेरिकल पूछता है, इसको करके जाना। देन चैप्टर नंबर 12, रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी में आइसोटोप्स और आइसोबार्स, इन सबकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। देन इसमें जो मेन पोर्शन है रेडियो एक्टिविटीज़, इसमें जो प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल एंड गामा पार्टिकल, इसके लिए टेबल एक दी हुई है ये वाली। इस टेबल को ढंग से करके जाना, पीछे जो लिखा है वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये जो टेबल है इसको करके जाना। देन चेंजेस विद इन द न्यूक्लियस इन अल्फा एंड बीटा एंड गामा मीजन, इसमें जो नोट दिया है इसके ऊपर क्वेश्चन डायरेक्ट आ रहा है, इस नोट को अच्छे से कर लेना। बस इसमें ज़्यादातर वही क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। और न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फ्यूजन, ये काफ़ी सालों से सिलेबस में नहीं था, लेकिन इस साल आई थिंक इस सिलेबस में है। एंड स्टेबल में जो रेडियो एक्टिव डिके, न्यूक्लियर फ्यूजन, इन दोनों में जो डिफरेंस है इसको अच्छे से करके जाना। इसी के साथ हमने पूरा फिजिक्स के सिलेबस को डिस्कस कर लिया है। ज़रूर से स्पेसिमेन पेपर को चेकआउट कर लेना, उसमें आपको मिलेगा कि जो जो मैंने बताया है उसके क्वेश्चन उन्होंने उसमें भी डाले हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर्स को भी आप डायरेक्ट चेकआउट करना, उसमें भी आपको मिलेगा कि जो जो मैंने बताया उसके क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आए हैं। सो जो लिंक है मोस्ट लाइकली क्वेश्चन बैंक ऑफ गुरुकुल बाय ओसवाल एंड 61 सैम्पल क्वेश्चन पेपर ऑफ गुरुकुल बाय ओसवाल, इसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ज़रूर से एक बार चेकआउट कर लेना। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग।